पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लेटफार्म पे पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया। तमाम जितनी भी खिदमात आपने सर अंजाम दी अपने पेशेंट्स को लेके एक इबादत की तरह। को वजह को ठीक करेंगे तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और कुछ दर्दें ऐसी हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते, टूल ही काम नहीं करता। तो सीमन अगर नॉर्मल भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जगह तक पहुँचेगा ही नहीं। बिल्कुल पट्टी हैं उस मखसूस आज़ा के, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ताकत आनी शुरू हो जाएगी, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उन कपल्स के बारे में जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। ये किसी को बता नहीं सकते। किसी को शादी के 4 दिन रह गए हैं, किसी को कोई और मसला है, किसी ने अपनी बचपन में कोई ऐसे काम कर लिए हैं जो बाद में जाके उसको एहसास होगा ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये शॉर्ट में यही होता है, सख्ती बढ़ जाएगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल का साइज़ बढ़ेगा। बाहर की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, ना कोई टैबलेट लगाई, ना कोई स्टीरॉयड लगाया, ना कोई और चीज़ थी, लिहाजा साइड इफ़ेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर विद इलियास राना में खुश आमदीद। आज मेरे साथ हॉट सीट पे एक बड़ी हॉट पर्सनैलिटी हमने जिनको मदऊ किया स्टूडियो में। मैं उनका तारफ़ कराऊं, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। नाजरीन, आपके लिए बड़ी दूर से बड़े कीमती मसरूफियात से उन्होंने टाइम निकाला है। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, आप पेन स्पेशलिस्ट हैं, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लेटफार्म पे पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया। आपकी तमाम जितनी भी खिदमात आपने सर अंजाम दी अपने पेशेंट्स को लेके एक इबादत की तरह। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया जी। तो अच्छा सर, हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी आवाम अपने नाजरीन का सर हम टॉपिक पे आते हैं। सर पेन, सर चूँकि आप पेन स्पेशलिस्ट हैं तो सर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत सारे और लोग जो अवेयर हैं सर, बड़े सारे पेशेंट रिमोट एरिया से पैराफ्रीज से आते हैं सर। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, नाजरीन जानना चाहते हैं, पेन बेसिकली ये जो टॉपिक है सर, ये पेन स्पेशलिस्ट या ये है क्या सर? बड़ा अच्छा सवाल है जी साहब। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द ना हुई हो। लिहाजा ये दर्द हमारे जिस्म का हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस दर्द को ठीक करने के लिए लोग बहुत थोड़े हैं। अब ये एक नई स्पेशलिटी डेवलप हुई पिछले कुछ सालों के अंदर। तो हमारा काम ये है कि हमने पेन को डायग्नोज करना है और उसको फिर हमने ट्रीट करना है। ट्रीट करने से मुराद ये हुई कि हमें दर्द को ठीक नहीं करना, हमारी कोशिश ये होती है कि दर्द की जो वजह है उसको तलाश की जाए, उसको वजह को ठीक करेंगे तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मैयर नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर मैयर हो सकता है, शुगर का लेवल पता चल सकता है, यूरिक एसिड चेक हो सकता है, पेन चेक नहीं हो सकती। सवाए मरीज़ के कोई और बंदा दुनिया में पेन को गेज नहीं कर सकता कि उसको दर्द कितनी है। लिहाजा एक नई स्पेशलिटी है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लोगों की हर किस्म की दर्दों को ठीक करना है। राइट सर। अच्छा सर, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त सर ये एक सीरियसली कभी मतलब मेरा ध्यान नहीं गया कि क्या इसकी भी कोई स्पेशलाइजेशन हो सकती है सर। अच्छा सर, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट तकलीफ़ों के साथ, तो आपने जैसे अभी बताया कि इसकी कोई मेजरमेंट, इसका कोई स्केल नहीं है कि हम इसको मेजर कर सकें सर। तो ये सर चूँकि अर्थों से रेलिवेंट है आपकी ये सारी बातें और आपकी जो स्पेशलिटी है, तो सर इसके अलावा इससे हटके जो ओवरऑल जैसे मसल्स पेन है, जैसे कुछ हड्डियों के अलावा कोई और तकलीफ़ है, तो वो भी सर आपकी स्पेशलिटी में आती है? जी हाँ, बहुत सारी दर्दें, क्योंकि ऑर्थो तो सिर्फ एक पार्ट है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऑर्थोपेडिक्स तो एक पार्ट है, वो सिर्फ उसमें जोड़ आते हैं या कुछ पट्टे आ जाते हैं। लेकिन जो कैंसर पेन है, माइग्रेन है, इसके अलावा और बेशुमार दर्दें हैं जो जिस्म के हमें मुख्तलिफ हिस्सों में होती हैं, जिनका बहुत सारी अपनी अपनी स्पेशलिटी से ताल्लुक़ है। ये हमें वो तमाम दर्दों का हमें वास्ता पड़ता है, हमें उनको डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है। और कुछ दर्दें ऐसी हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते। मसलन किसी को अपेंडिक्स की दर्द है, किसी को गॉल ब्लैडर पित्ते की दर्द है, ये वो दर्द हैं जो सर्जन के पास जानी चाहिए। तो लोग हमारे पास आते हैं, हमें ये देखना है उनमें से कौन सी दर्दें हैं
जो हम ठीक कर सकते हैं, हम उन तमाम दर्दों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो एक ये वास्ट फील्ड है। इसके अंदर ऑर्थोपेडिक के लोग भी हैं, उसके अंदर रिहेबिलिटेशन के लोग भी हैं, उसके अंदर एनेस्थीसिया के लोग भी हैं, इसके अंदर बाकी स्पेशलिटीज़ के लोग भी हैं। लिहाजा एक वाइड स्पेशलिटी है और ये सारी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। बिल्कुल। मैं एक और आपको बात बताऊं कि मैं बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। राइट सर। हम लोग इंटरवेंशंस करते हैं, मैं ब्रेन की एंजियोग्राफीज करता हूँ, हम लोग स्पाइन की एंजियोग्राफीज करते हैं, हम लोग MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, हमारे पास हाई टेक इक्विपमेंट होता है। ये सारा कुछ मैंने छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता करके या कम कर दिया। मुझे अब ये पता चला कि इससे बेहतर स्पेशलिटी और कोई नहीं है। जब आप किसी की दर्द ठीक कर सकते हैं, इससे बड़ा काम और कोई भी नहीं है। सर देखिए ना, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। आप लोगों की तकलीफ़ों में काम आए, आपने लोगों की तकलीफ़ को कम किया, मतलब आपने लोगों की दर्द को कम किया। मतलब अगर हम रिलीजियस वाली साइड पे भी जाएं, वो भी बात करें, और अगर हदीसों को भी हम मुताला करें, तो ये कितनी बड़ी नेकी का काम है। एक अपनी नौकरी, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए साथ साथ लोगों की तकलीफ़ों को कम करना, सर ये कहीं किसी इबादत से कम नहीं है सर। माशाल्लाह, वेरी गुड सर। अच्छा सर, एक हमने डिस्कस कर रहे थे ओ शॉट सर। ये सर ओ शॉट क्या है सर, और ये किस तरह से आप इस पे काम करते हैं, किस तरह लोग इस पे इस्तिफादा हासिल करते हैं सर? अच्छा, बेसिकली ये बड़े सेंसिटिव सवाल है सर। होता ये है कि हमारे मेल और फीमेल दो किस्म की इनफर्टिलिटी होती है। यानी वो लोग जिनकी बीइंग ए फीमेल और बीइंग ए मेल, जब उनकी कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो पूरी नहीं होती, उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। अच्छा, ये पेन के आगे एक और स्पेशलिटी जिसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये एक और लेटेस्ट स्पेशलिटी है। रीजनरेटिव मेडिसिन का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो हम उनको रीजनरेट करते हैं, हम उनको दोबारा पैदा करने की कोशिश करते हैं, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी दुनिया में लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये उनका हिस्सा है, जिसमें स्टेम सेल्स भी शामिल हैं, एक्सोसोम्स भी शामिल हैं और PRPs भी शामिल है। ये वो तमाम चीज़ें जो हम इस P शॉट O शॉट्स में यूज़ करते हैं। अब पहला सवाल ये कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं P शॉट। पहले हम बात करेंगे P शॉट के बारे में, फिर O शॉट को समझना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मसलन चंद वो लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं अपनी कुछ कमज़ोरियों के साथ, अपनी कुछ ज़रूरियात के साथ, अपनी कुछ मजबूरियों के साथ। ख़ास तौर पे वो लोग जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, जिनकी शादी हुई लेकिन उनकी औलाद नहीं होती। औलाद के ना होने में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह मर्दाना कमज़ोरी है, जिसको हम सर वो सीमन एनालिसिस किया और उसकी रिपोर्ट आ गई और उस पर डॉक्टर डिसाइड कर लेता है। तो आप तो सर उससे नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं सर। जी, वो जो सीमन एनालिसिस है ना, वो बेसिकली एक टूल है जिसके लिए सीमन को आपने फीमेल तक पहुंचाना है। लेकिन उसके लिए जब तक अगर किसी पेशेंट का टूल ही काम नहीं करता, तो सीमन अगर नॉर्मल भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जगह तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। सो इसके अलावा जब मैंने ये सारी स्पेशलिटी, ये सारी ट्रेनिंग, सारा इल्म मैंने जब अमेरिका लास्ट अपने कुछ अर्सा पहले गया था, तो ये वहाँ पे होता है। इसको आप प्राइपस शॉट कहते हैं। प्राइपस बेसिकली एक यूनानी गॉड है जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए माना जाता है। अच्छा, इसमें करते ये हैं कि वो लोग जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं जिनको ये मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, मैंने ये काम जब शुरू किया उस वक़्त इसको समझने के एज ए शुगर मेले के तौर पे शुरू किया कि यार ये काम है, चलो हम एक नई हमारे पास फील्ड है। मैंने इसमें 6 महीने की सर्टिफिकेशन की हुई है, बाकायदा 6 मंथ्स की। मेरे पास अमेरिका से भी इसकी सर्टिफिकेशन है। अच्छा, हुआ उसके बाद हुआ ये कि मुझे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। फ़ोन किसके आए? ख़वातीन के। फ़ोन किसके आए? बीवियों के। फ़ोन किसके आए? माओं के। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे बेटे को या हमारे मियाँ को ये मसला है, अगर इसका ये मसला हल नहीं होता तो या तो हमारी बहू हमें छोड़ के चली जाएगी या हमारी बेटियां हमें छोड़ के चली जाएगी, हमारी माशरे में बदनामी अलग होगी, हमारी अगर औलाद नहीं होती तो हमारी आगे से जो हमारी जायदाद के मामला थे वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, हमारी फैमिलीज टूटना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि ये काम वो है जिसमें बहुत बड़ी, इसमें भी एक नेकी शामिल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, कमज़ोरी एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे हमारे पेशेंट्स अपने दोस्तों से भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उसमें एक उनके ऊपर लेबल लग जाता है जो उनकी मौजूदगी में और या उनकी गैर मौजूदगी में उनकी ज़िंदगी को हराम कर देता है। बिल्कुल ऐसे। इसका फ़ायदा फिर वो लोग उठाते हैं
जो अपने आप को बाज़-औक़ात हकीम, बाज़-औक़ात होम्योपैथ या बाज़-औक़ात बाकी नामों से जानते हैं। बहुत से हकीम और बहुत से होम्योपैथ बिल्कुल ठीक भी हैं, जिनके पास अल्लाह ने प्रॉपर नॉलेज भी दिया हुआ है, लेकिन वे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं। अच्छा, हम उसमें करते ये हैं कि हम पेशेंट का कुछ ब्लड निकालते हैं, उसको स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मेल के उस उज़ू का हम अल्ट्रासाउंड करके वो जगह को पॉइंट करते हैं और उस जगह के ऊपर हम वो ओजोन और वो जो PRP और वो पूरा मलूल लगा देते हैं। उससे वो जो पट्टी हैं उस मखसूस आज़ा के वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ताकत आनी शुरू हो जाएगी, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और वो अपना जो एक्ट है वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। यहाँ तक तो बात आ गई मेल की, जिसको हम पी शॉट कहते हैं। अब आगे आ गया ओ शॉट क्या होता है। ये बेसिकली इससे मिलती जुलती चीज़ है जो ख़वातीन के लिए की जाती है। एक तो ओ शॉट जब हम लगाते हैं खातून को एक मखसूस जगह के ऊपर एक तरीके से इंजेक्शन लगता है, उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि उनकी अपनी डिज़ायर भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से हमारी 90% औरतों को यही पता ही नहीं है कि हमारी अपनी भी कोई ख्वाहिशात हैं, जिसमें एक अपनी सेटिस्फेक्शन भी शामिल है। बांझपन उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, हमारे पास बेशुमार ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनकी डिलीवरी 3-4 डिलीवरीज हो चुकी हैं और बाज़ औक़ात वो खांसी करेंगी या ज़रा सा जोर लगाएंगी तो उनके यूरिन के कतरे निकलने शुरू हो जाते हैं। ये कॉमन है सर, ये कॉमन है। ये जो ओ शॉट टाइप चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम ओ शॉट लगाते हैं, एक छोटे से इंजेक्शन का नाम है जो एक मखसूस जगह पे लगता है, उससे क्या होता है कि जो पेल्विक डायफ्राम यानी बच्चेदानी का वो हिस्सा जो मसाने के साथ होता है वो मजबूत हो जाएगा। तो खांसी करने से, ज़ोर लगाने से, वैसे जो पेशाब के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, इससे वो भी ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा सर, यहाँ एक क्वेश्चन है, सॉरी, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं मेल में या फीमेल में इंजेक्ट करते हैं, क्या सर वो एक ख़ास टाइम के लिए रहता है या कि वो टिल लाइफ रहता है सर? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपका ताल्लुक़ चूँकि एक लैब से है, आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ी नामवर लैब का एक डायरेक्टर्स में से शामिल हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये बेसिकली एक पैकेज है। एक पेशेंट जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक नहीं है, एक पेशेंट जिसका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, एक पेशेंट जिसका यूरिक एसिड ठीक नहीं है, एक पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है, एक मरीज़ जिसकी उम्र 70-80 साल है, ज़ाहिर है उसके कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा। सो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हमें सारा कुछ देखना होता है कि उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो, उसकी शुगर भी लेवल भी ठीक हो, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक हो, उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो। तो अगर वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो ये चीज़ें बहुत देर तक चलती हैं, क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से, अगर गाड़ी का इंजन सीज है तो टैंकी भरने से गाड़ी नहीं चलेगी। तो लेकिन हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है और ये इसके सेशंस हम आमतौर पर रेकमेंड करते हैं 2 से 3-4 हफ्ते के बाद, और वो काफ़ी अर्सा चलते हैं। कि ज़रूरी ये है कि पेशेंट भी अपने आप को फ़िट रखे, अपने आप को इस काम के काबिल रखे, ताकि जो भी एक्ट वो करना चाहता है फिज़िकली वो करने के काबिल तो हो, फिट तो हो, लिहाजा काफ़ी अर्सा ही चल जाता है। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया कि एक पेशेंट, सपोज में एक पेशेंट आपके पास आता है, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम है, वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या कुछ इस तरह से, सबसे पहले आप ये जो पी शॉट है ये करने से पहले, ये लगाने से पहले, या वो इंजेक्शन जो आप एक कह रहे हैं कि वो प्रोसीजर करने से पहले ये सारे टेस्ट आप पहले कराते हैं लेबॉर्ट्री से कि ये आप ये सारे लेवल आपको पता हो, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं सर? उसमें 2 तरीके हैं जी। हम चूँकि जो पेशेंट आता है उनमें से अक्सरियत अपनी जो बीमारी है या अपने मसले का हमें जिक्र करता है, हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद आम तौर के ऊपर हम एक पहला सेशन करने के बाद उसका इफेक्ट देखने के लिए साथ में उनको टेस्ट एडवाइस कर देते हैं कि नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आप हमें ये टेस्ट जाके किसी भी लैब से, अच्छी लैब से करा के हमें भेज दें। बाय जब आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला हो उसके मुताबिक फिर हम आपको पहले एडवाइस बता देंगे, या अगर आपको किसी फिजिशियन को कंसल्ट करना है, ताकि एक काम जो हमारे हिस्से का था वो हमने कर लिया, जो फिजिशियन के हिस्से का काम है वो कर ले, ताकि ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है। लेकिन जो यंग लोग आते हैं अक्सर उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करा लेता हूँ, ताकि हमें ये पता चले कि अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, इसके अलावा कोई और भी कोई मसला है तो उसको भी हल होना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी चीज़ें ही ओवरऑल रिजल्ट को बहुत बेहतर कर देती हैं। ओके नाज़रीन, ये जो हमारी बात चल रही है, मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, ये मर्दाना कमज़ोरी, आसान अल्फाज में आपको मैं तरदीद करके बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं पी शॉट के बारे में।
डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उन कपल्स के बारे में जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। डॉक्टर साहब उन कपल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आफ्टर मैरिज जिनको वो अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाते, चूंकि अल्लाह रब्बे कायनात ने मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए बनाया है, और आप पैरेलल आप दोनों की ज़रूरियात हैं और ये एक रियलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ करके बताया है कि सर ये जो एज फैक्टर है, लाइक आपने अभी बताया कि यंग कपल्स में इसकी कंप्लेंट्स कम होती हैं, और ये सर किस एज से लेके किस एज तक ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है सर? आप यकीन करेंगे कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी उम्र 24 साल से लेके 80 साल तक है। ओके। अब बंदा ये सोचता है कि 24 साल के बंदे को क्या ज़रूरत है, लेकिन आप ये यकीन करें कि हमारे पास ऐसे बेशुमार लोग आते हैं जिनकी उम्र 24-20 साल से लेके 40 साल की एज है, जिसमें हम ये समझते हैं कि जो मर्द इस उम्र में मैक्सिमम फिटनेस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद हमारी सोच से भी ज़्यादा है, लेकिन वो बेचारे चूँकि अपना जिक्र नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते। तो मेरे पास अब भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुल्क से बाहर से आते हैं, चाहे वो यूरोप से आएँ, अमेरिका से आएँ या किसी भी मुल्क से आएँ, वो आके अपना ट्रीटमेंट करा के वापस चले जाते हैं। लिहाजा इसके लिए एज की कैद ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली जब आपकी एज बढ़ती जाती है, 60 साल से ज़्यादा एज होगी तो उसके साथ और बीमारियाँ भी साथ में ऐड होना शुरू हो जाती हैं, जिससे उनकी पेशेंट की तादाद भी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास हर एज के लोग आते हैं और तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में आते हैं। ओके। अच्छा सर, आजकल चूंकि जो मसरूफियात है लोगों की, जिस मारामारी का चल रहा है, दौर चल रहा है, इसमें सर बहुत सारे ऐसे मेल हजरात हैं, फीमेल की भी बात करूं, जिनकी तोंद बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है। उसमें जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, नाकस इल्म के मुताबिक ये है कि आप वो जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो आपकी कम हो जाती है, गालबन टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। अच्छा, ये जो आप पी शॉर्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये परफॉर्मेंस जब कम होती है या नीड कम होती है, या इंसान मतलब आपके ग्लैंड्स कह रहे होते हैं कि मुझे ज़रूरत है और आप फिजिकल परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या ये जो तोंद है ये भी उसमें कुछ एक खासी हद तक सर इसका भी किरदार होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये सर ज़रा प्लीज़? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। तोंद बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वो बंदा फिजिकली फिट नहीं है। आप वही बात हम इसको रिपीट करेंगे कि आप एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल भर के खड़ा कर दें उसको, उसका इंजन काम ना करता हो तो पेट्रोल वहाँ पे क्या करेगा। इसीलिए जब तक फिजिकल फिटनेस का, जब तक बंदा फिजिकली फिट नहीं होगा, उस वक्त तक उस सारी मेहनत का, उस सारी कोशिश का फ़ायदा उतना नहीं होगा। और ऑब्वियसली तोंद उन लोगों की बढ़ती है जो एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, फिजिकली फिट नहीं है। लिहाजा तोंद का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, आमतौर पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। लेकिन तोंद ना हो तो बेहतर है। इसको जितनी जल्दी इससे जान छुड़ाई जा सके उतना अपने आप को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा सर, आपकी बात समझ आ गई मुझे, मगर इसके साथ साथ हमारे एक अच्छी परसेंटेज है उन मेल्स की जो ऑफिस में सारा दिन बैठते हैं, और ये भी आप जानते हैं हमारे मुआशरे में जिस तरह का दौर चल रहा है, लोगों को 2-2, 3-3 ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं अपने सेटअप को, सिलसिले को चलाने के लिए, मगर तोंद तो रहती है। अब ये एक ऐसा सिलसिला है कि तोंद बढ़ती है, अगर 6 महीनों में तो लोग इसको हफ्ते में कम करना चाहते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। मगर अब जिनकी तोंदें हैं वो क्या करें, क्या वो इसको अवेल नहीं कर सकते? नहीं, अवेल कर सकते हैं। इसका इफेक्ट उससे, मतलब मेरे कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जिसकी तोंद है उसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। उसके ऊपर इफेक्ट उतना ही होगा जितना बाकी लोगों के ऊपर होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उस एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो शायद उतना ना हो सके, क्योंकि फिजिकली उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए उनमें फिटनेस लेवल कम है। लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी का ताल्लुक है, ये दोनों में एक जितना होगा। उस जिसकी तोंद नहीं है उसके ऊपर भी, और जिसकी है उसके ऊपर भी इफेक्ट उसका एक ही जितना होगा। ओके, ठीक। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि पी शॉट जो है ये लगवाने के बाद जो हमारे स्पर्मेटोज़ा होते हैं जो ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी करने के लिए, तो जिनको हम सेल्स बोलते हैं या क्या उसको स्पर्म्स बोले आसान लफ्ज़ों में, तो मेल के, क्या सर ये इस पी शॉट से वो भी इन्हांस हो जाते हैं सर? आमतौर के ऊपर चूँकि हमने बेसिकली उस मखसूस अज़ा के मसल्स को मजबूत करना है, जो स्पर्म्स हैं वो अंदर टेस्टिस के अंदर जाके बनते हैं, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके ऊपर आमतौर पे नहीं होता। हमने एक टूल प्रोवाइड करना है ताकि वो जो
सेक्सुअल एक्ट है उसको अच्छे तरीके से किया जा सके और जो स्पर्म्स हैं उनको अपनी मंजिल पे पहुंचाया जा सके। तो स्पर्म्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बात कर रहे हैं कि लाइक जो एक सेक्सुअल टूल्स है उसकी जो शॉट है या ये उसका प्रेशर है या ये उसको इन्हांस करता है जी। ओके अच्छा सर, दूसरे ये कि वो मेल्स जिनका जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे, मैं उनको डॉक्टर कहूँ, उनको हकीम कहूँ, उनको क्या कहूँ, कि जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अवाम को लूटते हैं और कहते क्या हैं। नाज़रीन आपका सवाल, कहते क्या हैं कि मर्दाना कमज़ोरी आपको है और आपके जो स्पर्म्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आप मुझसे ट्रीटमेंट कराएं वो ज़्यादा हो जाएंगे ताकि आप औलाद पैदा करने के हामिल हो जाएं। तो सर यहाँ पे मुझे बताइएगा कि इन लोगों की जो ट्रीटमेंट है, जो आपका पी शॉट है, जैसे आपने मुझे बता दिया, आपकी बात काफ़ी हद तक क्लियर होगी, मैं चूँकि नाजरीन के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो सर इसमें आपकी ये जो प्रोसीजर है ये कितना एक्सपेंसिव है सर, रादर देन वो जो लोग एक चोर बाजारी लूटते हैं लोगों को, सादा लोगों को, तो ये सर कितना एक्सपेंसिव है सर? मेरे पास ऐसे लोग भी आए जिन्होंने किसी हकीम से एक सोने की गोली खाई जिसके अंदर हीरे काट के और मोती पीस के डाले हुए थे और उस एक टैबलेट की कीमत 4 लाख रुपया थी। ये ऐसे लोग भी आते हैं क्योंकि ये मजबूर लोग हैं। हाँ। ये किसी को बता नहीं सकते, किसी को शादी के 4 दिन रह गए हैं, किसी को कोई और मसला है, किसी ने अपनी बचपन में कोई ऐसे काम कर लिए हैं। हाँ। जो बाद में जाके उसको एहसास होगा ये मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको कंपनसेट करने के लिए फिर वो किसी एक हकीम के पास, कभी किसी दूसरे के पास, किसी होम्योपैथिक के पास, किसी दरवेश के पास, सन्यासी बाबे के पास वो जाते हैं, दर दर जाते हैं और हर जगह उनके पैसे लगते हैं, तो वो लाखों में। ये जब पी शॉट करते हैं तो चंद हज़ार में। लिहाजा इसके और इसकी साइंटिफिक बेसिस हैं, ये अमेरिका में होता है, 60 से ज़्यादा मुल्कों में ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है और ये तमाम का तमाम साइंटिफिकली प्रूवन है। लिहाजा ये चीज़ें जिसका कोई नुकसान है, हम इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं देते, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, कोई लेज़र नहीं लगाते, सिर्फ आपका अपना ब्लड है उसको प्रिपेयर किया जाता है ख़ास तरीके से, वही लगाया जाता है, प्लस उसके अंदर एक ओजोन ऑक्सीजन एक गैस होती है वो ऐड की जाती है। ये तमाम का एक तरीक़ेकार है, एक मखसूस तरीक़ेकार है। लिहाजा हरगिज़ उतना अगर देखा जाए तो महंगा नहीं है। मेरे पास लास्ट पेशेंट जो रात को आए थे वो स्पेन से अपना ट्रीटमेंट करा के आए थे। स्पेन में ये ट्रीटमेंट तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का पर सेशन है। हम तो यहाँ पे सारा कुछ करने के बावजूद सिर्फ चंद हज़ार लेते हैं। ओके नाज़रीन, वंस अगेन बात फिर वही है जो हमारी सीट पे इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। आप ओजोन और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक के थ्रू आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। मैं फिर वही बात करूं, जहां पूरा पाकिस्तान कमज़ोर नज़र आता है, दीवारों पे लिखा नज़र आता है मर्दाना कमज़ोरी ये और हकीम ये और वो, तो मैं बड़ी मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी है, यकीन करें खुशकिस्मती के साथ खुशखबरी है कि एक ऐसा साइंटिफिक तरीका आपके पास अब मौजूद है, चंद हज़ारों में। अब आपको दर दर जो है जी वो जलील नहीं होना पड़ेगा, आप जो जगह जगह अपने पैसे नहीं ज़ाया करेंगे और चंद पैसों में, चंद हज़ारों में आप डॉक्टर शहजाद करीम साहब को विज़िट कर सकते हैं, डॉक्टर शहजाद करीम साहब की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और मैं यकीन करें उन वो जो बांझ जोड़े हैं या उन लोगों के लिए जिनकी शादियां होने वाली हैं या जो उसके बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट आते हैं उनके लिए। सर एक और सवाल सर, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कपल्स जो हैं, शादी होने वाली होती है तो मार दाड़ शुरू हो जाती है, जी मेरी शादी होने वाली जी तैयारी, तो ये वो वही आप वाली बात, कोई सोने की गोली खा रहा है, कुछ चांदी की गोली खा रहा है, कोई हकीम के पास जा रहा है, और ये एक ऐसी प्राइवेसी है जो आप और आपके रब के अलावा लोग किसी को बताना नहीं चाहते। ठीक, आप यकीन करिए हमारे दूसरे कंट्रीज में, पाकिस्तान को छोड़ के या चंद कंट्रीज को छोड़ के, बड़ा ओपनली लोग अपनी डिस्कशंस को अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करते हैं। मतलब ये एक ज़बरदस्त बात है कि लोग अपने आप को बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे माशरा चूँकि ऐसा है तो हमारे यहाँ पे इंसल्ट फील करते हैं और उस इंसल्ट को सारी ज़िंदगी अपने साथ बांधे रखते हैं। अच्छा सर, शादी से कितनी देर पहले ये प्रोसीजर कराएं और इफ़ेक्टिव रहेगा सर? आमतौर के ऊपर हमारी ख्वाहिश ये होती है कि शादी के तकरीबन को 3-4 हफ्ते पहले ये प्रोसीजर होना चाहिए ताकि इसका इफ़ेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर की मिसाल आप रखें जैसे बॉडी बिल्डिंग हम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में 2 काम होते हैं। अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगानी शुरू करेंगे तो चंद दिन में क्या होगा कि मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल की ताकत बढ़ेगी,
मसल की जो सख्ती बढ़ेगी और उससे उसके साथ उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। अब पी शॉट पे यही होता है कि जब हम PRP लगाते हैं तो वो ये 2-3 काम करती है। एक तो मसल की सख्ती बढ़ जाएगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल का साइज़ बढ़ेगा। लिहाजा इस तमाम चीज़ों को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए। ये कोई मुस्तकिल उसमें होता है कि जिस बिल्कुल आप इसको बॉडी बिल्डिंग को ज़हन में रखें। अगर आप 2 दिन एक्सरसाइज करने जिम जाएं तो मसल के वो रिजल्ट नहीं आ सकता, लेकिन अगर आपने 1-1.5 महीना एक्सरसाइज की है तो आपको रिजल्ट उसका नज़र आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि अगर किसी को ज़रूरत है उसको चंद हफ्ते पहले 1 या 2 ये सेशंस कराने चाहिए ताकि उसका असर होने का उसको टाइम मिले। क्योंकि हमने को उसको बूस्टर नहीं लगाना, हमने एक ऐसा प्रोसीजर करने की कोशिश करनी है ताकि उसका जो मसला है वो उसको हल किया जा सके। लिहाजा और दूसरी बात ये, वो लोग जो बाज़ औक़ात टैबलेट्स लेते हैं, अगर वो टैबलेट लेना चाहते हैं तो इस किस्म के प्रोसीजर के बाद यहाँ तो उनको ज़रूरत नहीं रहती, या उनकी जो सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए टैबलेट्स हैं जो मुख्तलिफ रंगों में और नीले रंग की सबसे ज़्यादा जो मशहूर टैबलेट है, या तो उनकी इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती, या उसकी डोज आदि से भी कम हो जाती है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लिहाजा ये चीज़ें वो हैं जो फिजियोलॉजिकल हैं, जो आपके जिस्म के अंदर उसकी ताकत में इजाफा कर रही हैं, मसल्स को बढ़ा रही है, मसल्स की सख्ती को बढ़ा रही हैं, ताकि आप जो भी प्रोसीजर जो भी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो इफ़ेक्टिव रहे। जो कि मसले 2 किस्म के होते हैं, या तो बंदे का अर्ली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है या फिर ये प्रोसेस होता ही नहीं है। तो ये पी शॉट दोनों सूरतों में उनकी हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ा, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब स्पेशली यंग जनरेशन की बात करूं तो यकीन करें कि मैंने बहुत सारे इस वजह से सर साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते देखे हैं सर। अच्छा सर, सवाल क्या है, लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जी अपना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइज को अपने एक जो पार्ट्स के साइज को लेके बड़े कम्प्लेक्स में जाते हैं, छोटा बड़ा और ये वो कुछ इस तरह से। क्या सर ये जो आप एक साइंटिफिक तरीका पी शॉट बता रहे हैं, इससे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे अच्छे असरात क्या आते हैं और कितनी देर तक रहते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ये एक बिल्कुल एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग की तरह से, तो जैसे अगर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल का साइज़ भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर। और उसके लिए बाज़ औक़ात हमें कुछ ऑर्गन पंप्स होते हैं, वो उनको देते हैं जिससे उनके थोड़ी सी इस अज़ू की एक्सरसाइज होती है, और वो उनके साइज़ बढ़ाने में, सख्ती बढ़ाने में भी उनका हेल्प करती है। लिहाजा इसका साइज़ भी बढ़ सकता है, लेकिन कोई इसमें कोई गारंटी तो नहीं दे सकते। लेकिन आमतौर के ऊपर लोगों ने जो रिस्पॉन्स हमें बताया, ज़ाहिर है ये वो चीज़ है, एक पर्सनल चीज़ है जो खुद पेशेंट ही आपको आके बता सकता है कि मेरे लिए क्या हालात है। लेकिन जब हमें पेशेंट किसी का मैसेज आता है अल्हम्दुलिल्लाह का, तो हमारी भी तसल्ली हो जाती है कि इसका मतलब है कि उसका जो भी रिक्वायरमेंट थी वो अल्लाह ने पूरी कर दी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसके बाद एक जो लोगों में आजकल हम देखते हैं बड़े मसाइल हैं लोगों के इन्हीं बातों को लेके, मर्दाना कमज़ोरी को लेके। अच्छा सर, लोग खुद से सेल्फ मेडिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं करना, जिसके मैंने साइड इफ़ेक्ट देखे हैं सर। अच्छा, सेल्फ मेडिफिकेशन क्या है जी? आप किसी स्टोर से गोली ले लें, आप कहीं ना कहीं से कोई कोबरा गोली खा लें, कोई ना कोई किसी डिफरेंट नाम की, जैसे आपने बताया। अच्छा, इसके सर साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? मैंने तो सर ऐसे पेशेंट्स को जो रेगुलर यूज़ करते हैं, नेफ्रोलॉजी में जाते हैं, मतलब गुर्दों के मरीज़ बनते देखा है। तो सर इस पे क्या कहेंगे? ये बड़ी अहम सवाल है सर, प्लीज़ एलेबोरेट करके बताइएगा उन लोगों के लिए जो नीम हकीम, खतरा जान और जो खुद गोलियां खा खा के अपना बुरा हाल कर लेते हैं। अच्छा, पहले ना इस कॉन्सेप्ट को समझे कि ये है क्या। अब हम इसमें करते ही है कि एक पेशेंट हमारे पास आता है इस पी शॉट लगाने के लिए, हमने उसका ब्लड निकालना है, सिर्फ उस ब्लड को लैब में जाके प्रिपेयर होना है। उसके बाद उस ब्लड के उसके बाद हम उस उज़ू का हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, एग्जैक्ट ये देखेंगे कि उसके मसल में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखेंगे उसकी खून की रवानी में कमी तो नहीं है, खून का कोई क्लॉट तो नहीं अंदर जमा हुआ उस मखसूस अज़ा के अंदर। और उसके बाद सिर्फ उस ब्लड को जो प्रिपेयर हो चुका होगा लैब में ख़ास तरीके से, उसको 3 या 4 पॉइंट्स के ऊपर इंसुलिन वाली नीडल से लगा देंगे। उसके बाद ओजोन या ऑक्सीजन वो लगा देंगे। बाहर की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, ना कोई टैबलेट लगाई, ना कोई स्टीरॉयड लगाया, ना कोई और चीज़ थी। लिहाजा साइड इफ़ेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं हो, सिर्फ ये हो सकता है कि हम जितना सोचते हैं कि हमें जितना फ़ायदा होना चाहिए, शायद बाज़ औक़ात उतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कोई गुर्दों पे इफेक्ट, कोई जिगर पे इफेक्ट, कोई तिली पे इफेक्ट, कोई बॉडी इफेक्ट वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई चीज़ तो दी नहीं उनको। लिहाजा अपना ही ब्लड था, अपने ही प्लेटलेट्स थे, अपने ही सेल्स थे जो लगाए गए, बाहर की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लिहाजा साइड इफ़ेक्ट्स का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ओके। अच्छा सर, इसके बाद ये तो हम बात कर रहे थे पी शॉट पे सर।
अच्छा, और हमने इस पूरे सेशन में कोशिश की हम मेल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैक्सिमम हम एलेबोरेट करके उनको डिस्कस कर सकें। अच्छा, इसमें सर आखिरी बात बताइएगा उन लोगों को कि जो आप तक आते हैं या आप बाद में एडवाइस भी करेंगे, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो मेल्स को कराने चाहिए? वो जो 3-4 टेस्ट मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हर पेशेंट को, हर वो बंदा इवन जो अपने आप को फिट भी समझता है, उसको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का पता होना चाहिए, उसको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता होना चाहिए, उसको अपने यूरिक एसिड के लेवल का पता होना चाहिए। ये तमाम 3-4 और ख़ास तौर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ, जिस पे लोग उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, कि हर बंदे को अपनी शुगर लेवल का पता होना चाहिए। ख़ास तौर के ऊपर वो जो हम 3 महीने वाला शुगर कहते हैं, HbA1c। एक बात याद रखिएगा कि हमें जब भी कभी ये सामना हुआ, चाहे वो पेन मैनेजमेंट हो या ये पी शॉट हो, कि पेशेंट के ऊपर इफेक्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा, वो हमें हमेशा आके ये कहता है कि जनाब मैंने सुबह शुगर चेक की थी वो 100 थी, शाम दोपहर को की थी 2 घंटे के बाद तो वो 140 थी, या अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे तो शुगर है ही नहीं है, कि जब हम कहीं HbA1c कराते हैं तो पता लगता है वो तो बहुत हाई है। लिहाजा ये 3-4 टेस्ट हर उस बंदे को जिसको ये ख्वाहिश है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, अपने आप को फिट महसूस करना है, अपने आप को बेहतर रखना है, उसके 3-4 टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। उसको अपने लेवल्स का पता होना चाहिए, ताकि अगर इनको कंट्रोल करे तो उसको बहुत सारे प्रोसीजर्स की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक इस मामले में मेरा एक और सवाल सर, कि कोई पेशेंट या कोई भी आपसे ये प्रोसीजर पी शॉट लगवाना चाहता है, तो उसका सर आपसे अपॉइंटमेंट डेफिनेट लेगा, फिर आप तक पहुंचेगा। एक तो सर आप कहाँ अवेलेबल होते हैं, एक तो नाजरीन को ये बताइए। सेकंड सर ये कि ये कितनी देर का प्रोसीजर है, ये जो पी शॉट आप इंजेक्ट करते हैं सर? मैं जी अल्लामा इकबाल टाउन में एक ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर है, मैं वहाँ पे होता हूँ। वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे और सारी डिटेल भी मिल जाएगी। बेसिकली ये प्रोसीजर 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। हम लगता तकरीबन टाइम उनको देते हैं तकरीबन 40-45 मिनट का। इसमें होता ही है कि हम पेशेंट जब आता है तो हम उसका ब्लड निकालते हैं, उसको लैब में भेज देते हैं। लिहाजा जब पेशेंट आएगा तो हमारे पास आ जाएगा, अगले 40 मिनट वो फारिग हैं, चाहे वो टीवी देखें, चाहे वो गेम खेलें, चाहे वो खाना खाएं, चाहे वो घूम फिर के वापस आ जाएं। जो ओरिजिनल प्रोसीजर है वो लेस देन 10 मिनट्स है। इसी में हमने उसका अल्ट्रासाउंड भी करना है, इसी में उसमें हमने उसका आइडेंटिफाई भी करना है, वो जो लैब से प्रिपेयर ब्लड आ चुका होगा उसको हमने इंजेक्ट भी करना है, इसके अलावा ओजोन भी लगानी है, और बाकी जो तमाम प्रोसीजर्स हैं वो हमने करने हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, जब मैंने जिक्र किया कि जी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये बात याद रखें कि ये चीज़ें पेनफुल नहीं हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था, ये पेनफुल बंदा सोचना शुरू करता है कि यार ये तो दर्द वाली चीज़, जो कि टीके लगने हैं, वो भी वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको पहले एक नमिंग जेल होती है उसको नम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक स्प्रे करते हैं जो थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ को सुन कर देते हैं। और टीका जो लगता है वो इंसुलिन की नीडल से लगता है, लिहाजा वो ना होने के बराबर दर्द होती है, और वो चंद मिनट में सारा कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो सफ़र भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, और इसकी किसी किस्म का कोई इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके सर, ये नाजरीन मेरे लिए ये बड़ी एक सीरियसली एक नई बातें थी, और एक आप लोगों के लिए, हम सब इस माशरे के लिए खुश किस्मती वाली, खुशखबरी वाली बात है कि ऐसे लोग जो अपने लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि 4-4 लाख रुपए की, एक बंदे ने आगे डॉक्टर साहब को बताया, जी हकीम साहब ने एक नया फिनोमेना छोड़ दिया है कि हीरे और पता नहीं क्या क्या पीस के आपको ये टैबलेट दी है। तो उन सब लोगों के लिए ये खुशखबरी वाली बात है कि कम पैसों में, कम टाइम में, बड़े मिनिमम शॉट में ये आप अवेल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ तक डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब को और अपने होस्ट इलियास अहमद राना को इजाज़त दीजिए। एक नए सेगमेंट में दोबारा से हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।